एक बेहतरीन टॉपिक बायोलॉजी का प्रकाश संश्लेषण से संबंधित डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो चलिए आज समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझने से पहले मैं आप सबों को एक मोटिवेशनल शायरी के माध्यम से आप लोगों को मोटिवेट करूंगा, जो कि आपके जीवन में एनर्जी भरने और जोश भरने का कार्य करेंगे। कहा गया है दोस्तों, जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए, इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सबों को यह बता देना चाहता हूं कि कभी भी आप सभी अपने जीवन में निराश मत होइए। परिस्थितियां अनेकों बार आती है और उन परिस्थितियों से आपको हारना नहीं है, बल्कि लड़ने का प्रयास करना है। और कहा गया है कि कभी कदाल देखते होंगे कि कितने ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने हाथ की लकीरों पे भरोसा करते हैं और कहते हैं कि मेरे हाथ में तो विद्या की रेखा है ही नहीं, मेरी किस्मत में तो ये चीज़ बनना लिखा है ही नहीं। तो इनके लिए मैं एक मोटिवेशनल शायरी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो चलिए देखते हैं। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो दोस्तों, हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो दोस्तों, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो चलिए आप सभी इससे मोटिवेशनल शायरी के माध्यम से अवश्य जान लिए होंगे कि जिनके पास में हाथ नहीं होते हैं उनके भी तकदीर होते हैं। तो ये मत सोचिए कि मेरे हाथ में, मेरे भाग में ये नहीं है, मेरे हाथ में लकीर नहीं है या कुछ भी। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं, ये सभी के सभी बेफिजूल की बातें हैं। चलिए अब क्या कहते हैं, मेहनत पे फोकस कीजिए। मेहनत से आप हर एक चीज को कामयाबी कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो पहला क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो आप सबों को यह बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पेड़ पौधे में संपादित होती है। तो हरे पेड़ पौधे में जो संपादित होती है, तो सबसे पहले हरे पेड़ पौधे के पौधों के अंगों के बारे में समझेंगे। तो देखिए हरे पेड़ पौधे जितने भी हैं उनमें 5 अंग होते हैं। तो पहला है इसमें जड़, जिनको हम रूट के नाम से जानते हैं। दूसरा इसमें आ जाता है तना, जिसको हम स्टेम के नाम से जानते हैं। तीसरा आ जाता है ब्रांच, जिनको हम शाखा के नाम से जानते हैं। चौथा आ जाता है इसमें पत्ती, जिसको हम लीफ के नाम से जानते हैं। और पांचवा आ जाता है फूल, जिनको हम फ्लावर के नाम से जानते हैं। ये सभी के सभी आपके पौधे के अंग हैं और सभी को बारी बारी से हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम पहला चीज देखते हैं कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं उनमें पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो चलिए, हरे पेड़ पौधे में पोषण की जो प्रक्रिया है वह स्वपोषण के माध्यम से होती है। उसमें एक प्रक्रिया संपादित होता है जिनको आप सभी भली भांति प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते होंगे। तो चलिए आज इसी के बारे में हम आप सबों को बताने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण, इनको फोटोसिंथेसिस के रूप में हम लोग जानते हैं। तो चलिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सनलाइट से प्रकाश की किरण को एब्जॉर्ब कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में वातावरण से CO2 और भूमि तल से खनिज लवण को ग्रहण करने के तत्पश्चात अपना भोजन स्वयं तैयार करती है। तो इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण को दोस्तों प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया संपादित होती है। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए अब क्या कहते हैं, इसमें हम भली भांति जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए है ना 4 अहम कारक की आवश्यकता होती है।
तो पहला कारक आपको हो जाता है, इसमें रखिए सनलाइट की उपस्थिति, है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उस स्थिति में होगी, उस कंडीशन में होगी मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें रखिए कि सनलाइट रहेगा। अगर सनलाइट नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है यह संपादित नहीं होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भली भांति लाल रंग के प्रकाश में अच्छी प्रकार से हो पाती है। तो रखिए कि ये जो सनलाइट है, तो सनलाइट से निकली हुई प्रकाश की किरण को ऑब्जर्व करके हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो पहला फैक्टर हो गया आपको क्या कहते हैं, सनलाइट। दूसरा आ गया क्लोरोफिल, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पिगमेंट के रूप में हम जानते हैं तो पेड़ पौधे की पत्ती का रंग हरा दिखाई पड़ता है, यह क्लोरोफिल के कारण से ही होता है। तो रखिए क्लोरोफिल आपके पत्ती में एक प्रकार का वर्णक है, जिनको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। उसी क्लोरोफिल के माध्यम से पेड़ पौधे की पत्ती का रंग हरा दिखाई पड़ता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यह पूर्ण हो पाती है। तो चलिए अब क्या कहते हैं, अगला दूसरा हम तरफ चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए 4 कारक है। 4 कारक में पहला कारक सनलाइट हो गया, दूसरा हो गया क्लोरोफिल हो गया, तीसरा जो है दोस्तों यह आ जाते हैं वातावरण से CO2 गैस एब्जॉर्ब करते हैं, तो CO2 गैस आ जाएंगे। और चौथा क्या कहते हैं आपका, ये आ गया कि खनिज लवण ये आ जाते हैं। इनके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है पूर्ण रूप से संपादित होती है, जिसमें ATP का निर्माण होता है। तो चलिए अब इनके तत्पश्चात हम देखते हैं ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, इनको हम भली भांति आप सबों को समझा चुके हैं। इनके तत्पश्चात अगर ये बात समझ में आ गई तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा। अगला क्या कहते हैं, देखिए इसमें 2 नंबर के लिए एक प्रश्न पूछी जाती है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो चलिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण हो जाएगा दोस्तों 6CO2 + 6H2O रिएक्शन विद अभिक्रिया के फलस्वरूप देखिए क्या बनेगा, इनमें बन जाएगा C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज बनेगा यह। अब इनके तत्पश्चात सह उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट के रूप में यह ऑक्सीजन भी बनेगा। तो चलिए क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण यही है जो कि क्या कहते 2 नंबर के लिए पूछी जाती है। तो अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जितने भी तथ्य थे वो हम जान गए, लेकिन अब यहाँ पे एक प्रश्न कॉम्पिटिटिव क्लास में ज्यादातर पूछे जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधा कौन सी गैस एब्जॉर्ब करती है। तो इनमें आ जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। और यह क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया पूर्ण होती है तो पूर्ण होने के तत्पश्चात यह वातावरण में O2 गैस रिलीज कर देती है। तो यह O2 गैस वातावरण में जो रिलीज करती है तो इनको मनुष्य जीव जंतु के लिए यह उपयोगी होता है, जो कि सह उत्पाद के रूप में इसको जाना जाता है। बाय प्रोडक्ट के रूप में अगर कहा जाए प्रकाश संश्लेषण का, यह हो जाएगा ऑक्सीजन। अब यहाँ देखते हैं कि हम थोड़ा पेड़ पौधे के हिस्से के बारे में समझेंगे दोस्तों। करा कि यहाँ देखिए पत्ती जो है, पत्ती से रिलेटेड हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे, ये जो यहाँ पे आपके चित्र दिखाए गए हैं प्रदर्शित किए हुए हैं, इनमें ये पत्ती का चित्र ड्रॉ किया गया है। इसमें देखिए ये आपके स्टोमाटा है। पत्ती में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम स्टोमाटा अर्थात रंध्र के रूप में जानते हैं। यह जो रंध्र है, यह रंध्र दिन में खुलता है जब सनलाइट की किरणें पेड़ पौधे की पत्ती पे पड़ती है तो वह खुलने का काम करता है। तो चलिए क्या कहते हैं, पत्ती में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम स्टोमाटा अर्थात रंध्र के रूप में जानते हैं या रंध्र कहते हैं। यह रंध्र दिन में खुलता है। अब देखिए ये जो रंध्र होते हैं, इन रंध्र के चारों तरफ एक वलय आकार का रिंग शेप का एक संरचनाएं पाई जाती है, जिनको हम गार्ड सेल या रक्षी कोशिकाएं कहती है, रक्षी कोशिकाएं कहलाती है। या स्टोमाटा के आउटसाइड एक रिंग शेप का लेयर रहता है, वलय के आकार का एक संरचना रहता है। उसी वलय के आकार की संरचना को हम गार्ड सेल या रक्षी कोशिकाएं के रूप में हम इनको जानते हैं। चलिए अब क्या कहते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं कि ज्यादातर प्रश्न में बराबर आते रहता है कि रसोई घर यानी कि पेड़ पौधा का रसोई घर हम किसे कहेंगे, प्रश्न आपका ये बन जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, पत्ती को पेड़ पौधा का रसोई घर कहा जाता है।
पत्ती को पेड़ पौधा का रसोई घर हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि पत्ती में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। इसी कारण से हम पत्ती अर्थात लीफ को हम पेड़ पौधा का रसोई घर कहते हैं। रसोई घर अर्थात इसको हम किचन ऑफ द हाउस, लीफ ऑफ द किचन हाउस कहा जाता है। इसको हम जानेंगे। अगला देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा कि पत्ती को अगर बारीकी अर्थात सरसरी निगाह से देखिएगा तो पत्ती के मध्य भाग से एक मोटी सी सीरा निकली हुई रहती है। इसी सीरा को हम कहते हैं मध्य सीरा, या इसको हम मिड रिब के नाम से जानेंगे। इनको हम मिड रिब के नाम से जानेंगे। अब मिड रिब के अलावा भी पत्ती में सहायक सिराएं होती है ना, पत्ती में सहायक सिराएं होती है, जिनको हम सिरा के रूप में या भेन के रूप में हम इसको जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों कि मध्य सिरा अर्थात मिड रिब किसको कहते हैं? तो पत्ती में उपस्थित मोटी सिरा यानी कि पत्ती के मध्य से होकर गुजरने वाले हिस्से में संरचना में एक मोटी सिरा निकलती है, जिसको हम मध्य सिरा अर्थात इसी को हम मिड रिब के नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि सिरा क्या है अर्थात है ना, भेन क्या है, इनको हम क्या कहते हैं जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एक भेन होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया में जो संपादन की होती है वो एक भेन वो आ जाते हैं, बल्कि एक पत्ती में भी क्या कहते हैं कि रेखित संरचनाएं रहती है, उनको हम रिब के रूप में जानेंगे। तब यहाँ देखते हैं पत्ती में उपस्थित रेखित संरचना उसी को हम सिरा कहते हैं। जैसा हम आकृति में आपको दिखा दे कि एक बीच वाला हिस्सा, ये पत्ती का बीच वाला हिस्सा आपको मिड रिब कहलाएगा, और इनके क्या कहते हैं साइड में देखिएगा कि अनेक क्या कहते हैं पतली रेशेदार संरचनाएं निकली हुई रहती है। ये पतली रेशेदार जो संरचनाएं है, ये संरचना ही आपको कहलाता है खास तौर पे सिरा, है ना, पत्ती का सिरा के रूप में इसको जानेंगे। अब यहाँ पे एक प्रश्न आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न आ जाता है कि पूर्ण है ना, पूर्ण विरित क्या है ना, या क्या कहते हैं इनको डंठल के रूप में भी जानते हैं। तो चलिए पूर्ण विरित का कहने का मतलब है कि पत्ती जैसी जो संरचनाएं होती है, पत्ती तने के साथ जुड़ी हुई रहती है। तो पत्ती का वह हिस्सा जो तने के साथ जुड़ी हुई रहती है, उस तने वाले हिस्से को ही हम पूर्ण विरित कहते हैं। अर्थात देखिए कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपको कहलाएगा पूर्ण विरित के रूप में कहेंगे, क्योंकि पत्ती का ये जो क्या कहते इतना दूर का ये जो हिस्सा है, क्या कहते हैं ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स आपके तने से जुड़ा हुआ है, यही पार्ट्स आपको कहलाएगा पूर्ण विरित कहलाएगा। अब इनके तत्पश्चात क्या कहते हैं, जस्ट देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि रंध्र क्या है। रंध्र जिसे हम क्या कहते हैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से स्टोमाटा के रूप में समझाए थे, जो कि यहाँ पे क्या कहते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि रंध्र अर्थात स्टोमाटा क्या है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि पत्ती में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको हम रंध्र कहते हैं, और हर एक पत्ती में यह क्या कहते हैं दिखाई पड़ता ही पड़ता या जाली के समान संरचनाएं होती है, जिनको हम क्या कहते हैं रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। यह रंध्र अर्थात स्टोमाटा दिन में खुलता है, जब तक क्या कहते हैं कि सनलाइट की किरण रंध्र पर नहीं पड़ेगी तो यह खुलेगा नहीं। तो रंध्र जब भी खुलता है दिन में, कभी भी क्या कहते हैं रात में नहीं खुलता है। इन चीज को आप याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कहा अगला प्रश्न हम देखते हैं, कह रहा है कि रक्षी कोशिका क्या है। तो रक्षी कोशिका आप क्या कहते हैं भली भांति समझ लीजिए, ये जो रंध्र वाले स्थान होते हैं अर्थात पत्ती में जो अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्र के आउटसाइड चारों तरफ एक वलय आकार की मोटी मांसलदार संरचनाएं पाई जाती है, रिंग के समान संरचनाएं पाई जाती है। उसी संरचना को हम रक्षी कोशिका अर्थात गार्ड सेल के रूप में जानते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित यहाँ पे दो कारक और है जो कि बताना हम जरूरी हम समझते हैं, और जो रखिए अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, आपका एक चैप्टर ही है उत्तक यानी टिश्यू। इनमें हम क्या कहते हैं उत्तक के बारे में विशेष स्तर से समझेंगे। लेकिन यहाँ देखिए हम यहाँ देखते हैं कि हेडी में दिया हुआ है संवहनीय उत्तक, है ना, संवहनीय उत्तक। अब यहाँ देखिए ये जो आपके उत्तक यानी टिश्यू होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। अब इन दोनों का कार्य कि काफी बार एग्जाम में जो जनरल कंपटीशन के हैं उसमें पूछे जाते हैं। आप लोग जितने भी क्या कहते हैं 9th 10th या 11th 12th में तैयारी कर रहे हैं, तो इनको क्या कहते हैं बराबर स्तर से फोकस कीजिए। ये जो जाइलम है, जाइलम उत्तक वाहिनी है ना, जाइलम उत्तक वाहिनी का यह कार्य होता है कि
पृथ्वी तल के अंदर जड़ के माध्यम से जल को अवशोषित कर पेड़ पौधा के विभिन्न भागों में पहुंचाना, है ना, यह जैलम उत्तक वाहिनी का कार्य होता है। तो जैलम उत्तक आपका हो गया जो से जैलम, जो से जल, है ना, जल को यह क्या कहते हैं अपने अंदर अवशोषित करके जल का संवहन करने का कार्य करती है, यह करती है जैलम उत्तक वाहिनी। तो कभी कदार पूछ देता है दोस्तों कि ये जो जैलम है तो जैलम का कार्य क्या है। तो जैलम का कार्य यह हो जाएगा कि पेड़ पौधे के अनेक भागों में जल का संवहन करना, ये जैलम उत्तक वाहिनी का कार्य होता है। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, देखते हैं यहाँ पे फ्लोएम, है ना, फ्लोएम। अब देखिए ये जो नेक्स्ट क्या कहते हैं संवहनीय उत्तक, ये फ्लोएम है, यह क्या करता है दोस्तों कि पेड़ पौधा के द्वारा बनाए गए जो भी भोजन है, फूड सब्सटेंस होते हैं, इन फूड सब्सटेंस को यह कैरियर करने का कार्य करता है, पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में यह पहुंचाने का यह कार्य करता है। तो ये हो गए आपके क्या कहते हैं फ्लोएम। जैलम का कार्य हो गया जल का संवहन करना, जबकि फ्लोएम का कार्य हो गया पेड़ पौधे में बने जो भी रखिए भोजन होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, इनको पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में यह पहुंचाने का यह कार्य करता है। तो दोस्तों हमें आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद है कि हमारी वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, और कृपया करके आप अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, और द ऑफिसर एकेडमी के ब्रांच जितने भी हैं सभी अपने प्यारे छात्रों को जुड़ने के लिए भी कहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।